Pasture land means चराई भूमि. This includes all land under permanent pasture and all kinds of grazing land. इसके अंतर्गत वो भूमि आती है जो स्थायी चारागाह के लिए निर्धारित की जाती है ना. पशुओं को चराने के लिए भी एक जगह निर्धारित की गई है, उसको क्या कहा जाता है? पास्चर लैंड कहा जाता है. यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है, ये कॉमन होता है. ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी जमीन है तुम्हारी जमीन है ना. ये कॉमन यूज किया जा सकता है, इसमें सब व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं. दे आर यूज टू ग्रेज, लिव स्टॉक एंड कलेक्ट फ्यूल वुड है ना. और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त हो जाती है. गांव में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसका उपयोग करते हैं? ईंधन के लिए वुड का उपयोग करते हैं. द एरिया अंडर पास्चर इन इंडिया इंक्रीज बिटवीन 1951 एंड 70-71 बट देन डिक्रीज ओवर द पास्ट 40 ईयर. तो हम देख रहे हैं कि 1990-51 से लेके 71 तक इसमें वृद्धि हुई है, परंतु 40 सालों में इसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि लोग ही पशु नहीं पाल रहे हैं है ना. सब अपन देखते हैं, पहले के समय ऐसा था कि सबके घर में गाय दिखती थी है ना, एक डोमेस्टिक एनिमल सबके घर में रहता था. पर अब लोगों की रुचि इसमें कम होती गई है, जगह की कमी होने के कारण. तो इस लैंड में भी अपन को क्या दिखा है? परसेंटेज कम दिखा है, इसमें कमी आई है. इस भूमि के अनुकूल सबसे जिसका प्रभाव किस पर पड़ा है? गरीबों पर पड़ा है. जो गरीब हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन था ये एग्रीकल्चर करना, रियरिंग करना है ना. तो उस पर अपन को उनका जो रोजगार है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है. चारे भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? अतिक्रमण कर दूसरे को के उपयोग के कार्यों में उपयोग करना. अगर कोई देखता है कि ये फार्मर चराई के लिए है, कुछ बेकार है, तो लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं. इसलिए हम देख रहे हैं कि पास्चर लैंड में कमी आई है. नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्वायर प्राइवेट लैंड और विलेज लैंड फॉर पब्लिक यूज आफ्टर पेइंग एडुकेट कंपेंसेशन. इसका मतलब यह है कि सरकार को ये अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को क्या कर सकती है? मुआवजा देकर अधिग्रहण कर सकती है, अपने कब्जे में कर सकती है. इस कानून की मदद से है ना, इसमें सरकार क्या करेगी? कानून का सहारा लेगी. कानून की मदद से वो सार्वजनिक उपयोग के लिए विभिन्न उपयोग होते हैं. सार्वजनिक उपयोग में क्या कह सकता है? रोड, बिल्डिंग, रेलवेज, एयरपोर्ट, माइंस, इंडस्ट्रीज एरिया, हॉस्पिटल, ऑफिस, डैम एक्सेट्रा है ना. तो ऐसे जमीन को अधिकृत कर सरकार क्या कर सकती है? सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर आदि जमीन की व्यवस्था करती है. अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है? जमीन की आवश्यकता होती है ना. अब सोचेंगे कि रोड है, छोटी जगह बन जाए, रेलवे छोटी जगह बन जाए, एयरपोर्ट के लिए भी हमको बड़ी जगह चाहिए, माइंस बनाने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए. तो सबके रिक्वायर के लिए सरकार को चाहिए बड़ी जगह. तो वो अपने हिसाब से किसी की भी जमीन को अधिग्रहित कर सकती है आवश्यकता के हिसाब से. अगर उनको लग रहा है कि रेलवे स्टेशन लोगों के लिए दूर पड़ रहा है तो वो 2 रेलवे स्टेशन बना सकती है, वैसी रोड की व्यवस्था कर सकती है ना. अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो इंडस्ट्रीज लगा सकती है, हॉस्पिटल का निर्माण कर सकती है. तो सरकार ऐसे उपयोग के लिए क्या करती है? किसी की भूमि को अधिग्रहण कर सकती है. यहाँ तक कि गांव के कई लोग भी विस्थापित हो सकते हैं. अभी सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा क्या है? न्यू रायपुर. न्यू रायपुर के लिए 12 विलेज है, उसको सरकार ने क्या किया? अधिग्रहित कर लिया. और उसके बदला वहां के लोगों को क्या दिया? उन्होंने मुआवजा दिया. एक रेट के हिसाब से सरकारी रेट जो बधा है उस पर उसने क्या कर दिया? सरकार ने पूरे गांव को विस्थापित कर दिया. अब ऐसे उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर विवाद चल रहा है. 1213 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम क्या है? भूमि अधिग्रहण. एक कानून बनाया गया 2013 में. द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड ए legislation called as Land Equication Act 2030.
2.3 Soil. When we talk about land resources, the focus is generally on soil and its fertility. Soil is the most important component of land resource. It is thin top layer of earth in which vegetation grows. जैसे ही हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें क्या बात समझ में आती है? मिट्टी, मृदा के बारे में, है ना। ये क्या है? लैंड रिसोर्सेस का इम्पोर्टेंट अंश है। मिट्टी है, वो क्या है? भू संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। तो सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की जो ऊपरी लेयर है, जिस पर वनस्पति उगती है, कोई भी क्रॉप उगता है, उसी को ही मिट्टी कहते हैं। Soil is formed by withering of rocks. Temperature variation and vegetation plays an important part in this process. Over time, water and temperature fluctuation gradually break the rock into smaller pieces. The fine particles of rocks mix with remains of plants and animals. Over a long period of time, this mix gets converted to soil. विनोन, सॉइल इज फॉर्मड। सॉइल कैसे बनती है? तो सॉइल कैसे बनती है? पत्थरों के कटने से, वायु, जलवायु, वनस्पति आदि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चट्टानें क्या होती है? सर्दी गर्मी पानी के प्रभाव से होकर टूटती जाती है, घिसते जाती है। और घिसने से क्या होता है? आपस में टकराने से छोटे छोटे राख, जो राख है वो किस में बदल जाते हैं? छोटे छोटे कण में बदल जाएंगे। इनमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कन्वर्टेड टू सॉइल, सॉइल में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने इसमें पढ़ा कि मिट्टी कैसे बनती, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। एक क्वेश्चन इसमें आपका ये बन सकता है। Plants get their nutrition from soil. Animal and other living creatures depend directly or indirectly on plant for their food. Apart from its role in providing nutrition to living things, soil is also used for making bricks, utensils, toys, tiles, etc. Most rural houses have walls and floor plastered with soil. ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या क्या उपयोग है? तो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से क्या मिलता है? वनस्पतियों को पोषण मिलता है। जो प्लांट्स है वो अपना भोजन कहाँ से लेती हैं? सॉइल से लेती हैं। और अन्य जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन बनाती है। जैसे अर्थवर्म है, उनको भोजन कहाँ से मिलता है? सॉइल से ही मिलता है ना। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, उसके साथ साथ हम और बहुत सारे यूटिलाइज हैं सॉइल के, फॉर मेकिंग ब्रिक्स, यूटेंसिल्स, टॉयज, टाइल्स, है ना। तो इसे हम ईट, बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि का निर्माण भी करते हैं। मोस्ट रूरल है हाउसेस हैव द वॉल्स। और गांव में अभी भी देखना, जो मकान किससे बनी होती हैं? मिट्टियों से बनी होती है। तो इनकी दीवारों के लिए सॉइल का उपयोग किया जाता है। फर्श की लिपाई पोताई भी मिट्टी से की जाती है। तो ये हो जाएगा यूसेज ऑफ सॉइल। If you observe the foundation of a house or a well while being dug, you can see that the soil has spread in layers. These horizontal layers are called soil horizon. These horizons can be divided into three parts: organic layer, mineral layer, and bedrock layer. Look at the picture below. The bottom layer is the bedrock layer, which is also called R layer. Soil is formed by withering of rocks that forms this layer. Above the bedrocks are the C substratum, B subsoil, A surface, and O organic layer respectively. इफ यू ऑब्जर्व द फाउंडेशन ऑफ ए सॉइल, हम जब मकान की खुदाई करते हैं, नींव खुदाई होती है या वेल की खुदाई करते हैं, तो हमें क्या पढ़ते हैं? मिट्टी की जो जमीन है वो कई परतों में बिछी हुई है, उसे ही क्या कहा जाता है? दिस हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर कॉल्ड सॉइल होरिजन, मतलब मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अब इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। इस लेयर है जो मृदा की परतें हैं, उसको तीन भाग में डिवाइड किया जा गया है। तो ये बेड रॉक लेयर, मिनरल लेयर और ऑर्गेनिक लेयर, जैविक परत, खनिज परत और आधार परत, है ना। तो आधार परत नीचे वाला भाग कहलाएगा, ऑर्गेनिक मतलब जैविक परत, मिनरल मतलब खनिज परत। तो तीन भागों में डिवाइड किया गया। इस चित्र के आधार पे हम क्या करेंगे? आगे आगे पढ़ते जाएंगे। क्या है ऑर्गेनिक लेयर के बारे में हम समझेंगे, है ना। Organic layer. This is the topmost layer in which O and A are included.
The O layer contains humus, which is decomposed remains of plant and animals. Below this is layer A, which is mineral layer. The A layer is influenced by O layer, which is why it is also rich in organic material. ऑर्गेनिक लेयर ओ और ए, ये दोनों से मिलके ऑर्गेनिक लेयर बना है। तो अपन देख रहे हैं इसमें जो ऑर्गेनिक लेयर है उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु के अपघटित अंश मिलते हैं, डिकम्पोज्ड रिमेन मिल पाया गया है एनिमल्स का और प्लांट्स का। ये जो इसके नीचे ये परत होती है जो खनिज परत कहलाती है, किंतु ये किससे प्रभावित होता है? ओ से प्रभावित होता है, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता ज्यादा पाई गई है। तो पेड़ पौधे ओ और ए ये दो से कनेक्टेड होते हैं, इसी से ही बढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक लेयर कहा गया है। जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न पाई गई है। नदी घाटी के निचले के भाग में आप क्या देखेंगे, इसकी मोटाई सर्वाधिक पाई गई है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है, वनस्पतियां उगती है, इस कारण यह महत्व सबसे ज्यादा है, इस लेयर का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। किंतु अपरदन का प्रभाव भी इस पर ही सबसे ज्यादा अधिक पड़ता है, अफेक्टेड बाय इरोजन। इसका मतलब ये है कि अपन फसलों के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, कचरों का निस्तारण करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इफेक्ट किस पर पड़ता है? ऊपरी लेयर पर, जिसे अपन ऑर्गेनिक लेयर कहे हैं। Mineral layer. This middle layer consists of B layer. It contains very little organic matter. The particles in this layer are also much larger than soil particles in organic layer. The roots of only those plants reach this layer that go deep. For example, roots of tomato plant remains in organic layer, but those of mango tree reach the mineral layer. यह बीच की परत होती है, हम देख रहे हैं ओ और आर के बीच में क्या दिया गया है? मिनरल लेयर। ये बीच की परत होती है, एक खनिज परत कहलाती है। इसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंच जाती है जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचती है, जैसे अपन जानते हैं बेनियान ट्रीज है, मैंगो ट्री है ना, बरगद का झाड़, पीपल, ये सब की जड़ें बहुत नीचे तक जाती है ना, तो ये किसको कवर करती है? मिनरल लेयर तक पहुंचती है इनकी जड़ें। पर हम जैसे देखते हैं कि टमाटर जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इनकी जड़ें इन परत तक नहीं पहुंच पाती। यह सबसे निचली परत है, इसमें सी और आर दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें आर आधारित चट्टान होती है और सी के विघटन से ही इस परत का निर्माण होता है। इसलिए से क्या कहा गया है? आधारी परत। आधार मतलब होता है बेस। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो इसको समझने के पहले अपन काइंड ऑफ सॉइल समझ लेते हैं। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? सॉइल हो काइंड ऑफ 6: फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा, एलुअल सॉइल, जलोढ़ मृदा, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, लेटराइट सॉइल, है ना, और आखिरी में है डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हैं उसको, एरिड सॉइल भी बोल सकते हैं। तो काइंड ऑफ सॉइल बोलेंगे तो 6 नाम बोलना: फॉरेस्ट सॉइल, एलुअल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई गई है इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो 6 टाइप हमने सॉइल पढ़ा, वो इंडिया में है। जो 6 प्रकार कहाँ पाए गए हैं? भारत में। यहाँ सभी प्रकार की मिट्टियां तो हैं, पर कहाँ कहाँ वो अलग अलग जगह फैली हुई हैं। द मेन सॉइल टाइप इज द एलुअल सॉइल, द स्प्रेड अक्रॉस द रिवर प्लेन। जो एलुअल सॉइल है उसी को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। वो कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे पाई जाती है। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इस मिट्टी में उर्वरता क्षमता ज्यादा पाई होने के कारण खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड एरिया इज कवर्ड बाई रेड एंड येलो सॉइल। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि लाल और पीली मिट्टी ज्यादा पाई गई है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है ना। इसका कलर किसके कारण चेंज हो गया है? आग्नेय चट्टान के कारण। यहाँ की जो चट्टानें वो रूपांतरित हो जाती है। इनका पीला रंग इनमें जल संयोजन के कारण होता है। भारत के पश्चिमी भाग में आप जाएंगे तो ये 2 सॉइल छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाए गए हैं, रेड कलर एंड येलो कलर्स, है ना। तो केमिकल के कारण इसके कलर में क्या हो गया है? चेंज पाया गया है। लौह धातु के कारण इसका जो रंग है वो बदल गया है।
भारत के वेस्टर्न ईस्टर्न में जाएंगे तो काली मृदा ज़्यादा पाई गई है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाए गए हैं। और ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेबल है? कॉटन एंड वीट के लिए। ब्लैक सॉइल इज मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल दैट हैव ए वेरी हाई मॉइस्चर रिएक्शन कैपेसिटी। तो जो काली मिट्टी है उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और इनके जो कण होते हैं वो बारीक बारीक होते हैं, पानी को वो ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो कपास को और वीट को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। तो ज़्यादा पानी के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी, है ना। तो सुटेबल कॉटन वीट के लिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है। लेटरेट सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट वेयर द मानसून रेन्स आर हैवी। और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई गई है। ज़्यादा पानी गिरने वाली जगह में क्या पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या करता है? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा के कारण इसके जो उर्वरक तत्व होते हैं, जो उसका लेयर रहता है, जिसके कारण मिट्टी की उपयोगिता है, वो पानी के कारण क्या जाता है? बह जाता है ना। जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए इसमें अधिक खाद का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बहने के कारण उसकी ह्यूमस क्षमता उसमें कम पाई जाती है। तो इसमें अधिक खाद का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा क्या पाया गया है? एक थर्ड डेजर्ट में क्या मिलेगा आपको? मैंने बताया है एडिड सॉइल, उसी को ही इसमें क्या पाया गया है? आप जानते ही हैं, ये शुष्क जगह में ज़्यादा पाया जाएगा, है ना। हिमालय पर पर्वतीय नदियां हैं, वहाँ पर वन मृदा पाई जाती है। तो ये हमने सॉइल कहाँ कहाँ पाया गया है इंडिया में, इसके बारे में जाना।